सो स्टूडेंट्स, आज हम इंडस्ट्री चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू कि इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन आती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर हम चाहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में हो तो उसके लिए प्रोसेसिंग भी वैल्यूएबल होनी चाहिए। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि किस तरह हम लोग पेपर बनाते हैं। उसका जो पल्प होता है जिससे वो पेपर बनता है, किस तरह वो ट्री के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं बल्कि सेकेंडरी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है। इसमें आते हैं हमारे लेबर्स, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज जो इस रॉ मटेरियल से काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करते हैं। जैसे कि आप बेकरीज में देखते हो, टेक्सटाइल्स में देखते हो कि रॉ मटेरियल जो होता है वो मत अपने आप बनता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो अपने आप बने। तो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए हमें मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है। या अगर हम कोई मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मशीन को चलाने के लिए भी हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। उसके बाद आ रहा है टेरिशरी एक्टिविटीज, यानी कि अब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उस प्रोडक्ट को लेना है मार्केट में, एक्सेस करना है मार्केट में। उसके लिए हमें यूज होगा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह। तो वो हमारा टेरिशरी एक्टिविटी बन जाता है। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज है, जब इंडस्ट्रीज आई तो बहुत सारे तबकों में काफी बदलाव आया। जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ। आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है, कंट्री का बैकबोन रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी इसी से रिवाइव होती है और इसी से ज्यादा इकोनॉमी आती भी है। सो अगर हम ये तबका बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करें, दिन ब दिन जितनी भी हमें मेहनत होती है, मैनुअल लेबर को ज्यादा अवॉइड करके हम थोड़ा जो टेक्निक है वो यूज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, इन्वेंशंस को यूज करें, तो वो चीजें जो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चीजें कम है उसे लाने की अगर हम कोशिश करें, तो ये सेक्टर अगर अच्छा हो जाएगा तो इससे जुड़ी जो इकोनॉमी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, जितनी आपको पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट घटती जाएगी। ठीक है। चाहे आप पब्लिक सेक्टर से देखिए, ज्वाइंट सेक्टर वेंचर से देखिए, तो अगर कहीं पे इंडस्ट्री होती है, अमूमन इंडस्ट्रीज जो है वो फॉर फ्लंग एरियाज में स्टैब्लिश की जाती है, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल भी मिलता है, जमीन भी अच्छा खासा होता है, एंड वहाँ का जो माहौल रहता है वो साफ सुथरा होता है। सेकेंड, वहाँ पे लैंडस्केप भी अच्छा मिलता है, रिवर वाटर वैलीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो वहाँ जो फॉर फ्लंग एरिया के लोग हैं उनका एक लाइवलीहुड का जरिया बनता है कि वो 2 वक्त का खाना मैसर कर सकते हैं अपने लिए, 2 वक्त की रोटी मैसर कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो हम ये गुड्स बना रहे हैं इसको फिर एक्सपोर्ट करना दूसरी दूसरी कंट्रीज के साथ, सिर्फ विद इन कंट्री नहीं बट के आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। ठीक है। सो कंट्रीज जैसे कि मतलब बनते गए, ट्रांसफॉर्म करते हैं मटेरियल्स। कुछ ऐसे कंट्रीज होती है जहाँ जो भी गुड उनको बनता है, कोई भी चीज अगर वो बनाते हैं तो रॉ मटेरियल दूसरे कंट्री से लिया जाता है। मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल दी थी टेक्सटाइल्स की, कि यूरोप जब कपड़ा बनाता था तो रॉ कॉटन वो इंडिया से लेता था। इसका मतलब रॉ मटेरियल के वो दूसरी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड था। ठीक है। सेकेंड थिंग, जो मैंने आपको चीजें बताई कि एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अगर हम बढ़ोतरी देना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसके हिसाब से भी हम दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैंने फर्टिलाइजर्स की बात की, अगर कोई इंडस्ट्री है वो फर्टिलाइजर बनाती है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, स्प्रे वगैरह वो बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, मशीन और टूल्स बनाते हैं फार्मर्स के लिए, तो एक तरह का कॉम्पिटिटिवनेस उनमें बढ़ जाता है और वो
एक साइकिल में बन जाते हैं, यानी कि वो किसान जो एग्रीकल्चर कर रहा है, जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है, वो बिल्कुल कांटेक्ट में रहता है इन इंडस्ट्रीज के साथ। ठीक है, एंड ये इंडस्ट्रीज भी बराबर डिपेंड है इन्हीं किसानों पे, यानी कि अगर इनका जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम नहीं करेगा कोई, तो रेट ऑफ कंजप्शन कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो ऐसे ही रह रहेगा, यानी कि पड़ा या थोड़ा कुछ। ठीक है, फिर वो पड़ा तो आए दिन ये जो वर्ल्ड है ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, तो हम हर तरह से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन ये सेल्फ सफिशिएंसी हमें खुद तक ही नहीं रखनी है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बनोगे। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पे डिपेंड तो होना ही होना है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सेस बनाना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको वो डिपेंडेंस भी दिखानी है कि हम आप पे डिपेंड है। ठीक है, सेकेंड थिंग मैंने आपको समझाया था कि क्या ऐसी कंट्रीब्यूशन है, कौन सा ऐसे फैक्टर है जो नेशनल इकोनॉमी बढ़ जाती है इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है, तो मैंने पहले आपको समझाया था इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि लोकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसमें हमें देखना है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हम कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, क्या हमें वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल रही है, क्या वहां से मार्केट में एक्सेस मिलेगा। सबसे पहली चीज तो हमारे पास मनी होना चाहिए, मनी को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर जगह पे। जब हम प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज करेंगे तो जो आउटकम रहेगा वो अच्छा रहेगा। जैसे कि फिर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेबर लाएंगे, लैंड को खरीदेंगे, कैपिटल बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छी खासी इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, उसके बाद हमें वो आउटकम मिलने चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया था, आपस में जो हम जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे की इकोनॉमी से, तो दैट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी, यह मैंने आपको पहले ही बोला था। एंड पहले क्या होता था कि कुछ ही पोर्ट्स, कुछ ही ओवरसीज पोर्ट्स पे इंडिया का ट्रेड होता था, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। लेकिन उसके बाद हर जगह पॉकेट इंडस्ट्रीज, यानी पॉकेट इंडस्ट्री का मतलब अब हर एक तबके में इंडस्ट्रीज थी। अब सिर्फ ये पोर्ट्स ही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ट्रेड नहीं होता था, या यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं होता था, हर गली कोचे में अब इंडस्ट्री खुल रही थी। ठीक है, सो एग्रीकल्चर चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर ये फुल्ली डिपेंडेंट होते थे। एंड सेकेंड थिंग, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोकेशन है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, वो हमें लीस्ट कॉस्ट पे मिले। ठीक है, तो अगर हमें अच्छे कॉस्ट पे यानी लोवेस्ट कॉस्ट पे जो लोकेशन है वो मिल जाती है, तभी जाके हम उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या है, हमें देखना है कि कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, प्रोडक्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, साइट पे उसका क्या प्राइस रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट है वो डिपेंड करता है। हम जो साइट पे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वहां से रॉ मटेरियल लाने तक का क्या कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें, ये सारा हिसाब हमें बिल्कुल से पहले ही करके रखना है, ताकि प्रॉफिट की उम्मीद अगर लॉस भी हो रहा है तो वो भी पहले ही दिखे। समझ आया? तो हमारा जो मतलब जैसे कि इंडस्ट्री है या कोई कंपनी है, इसके हम अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, तो अकाउंट्स मेंटेन करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम देखें कि हम अपग्रेड हो रहे हैं, डिग्रेड। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया था सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज कहलाती है सो जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता होती है, या जो रॉ मटेरियल हम डायरेक्ट लैंड से लेते हैं। ठीक है, जैसे कॉटन है, वूल है, स्लिक है, जूट है, रबर है, शुगर है, टी है, कॉफी है। ठीक है, एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज कहलाती है जो एल्युमिनियम है, जो मतलब अर्थ की क्रस्ट से जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, टूल्स वगैरह, सीमेंट वगैरह हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर हम देखें ऑन द बेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
तो इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दो टाइप्स की इंडस्ट्रीज है। अगर आपने कम पैसा खर्चा इन्वेस्ट किया है तो आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो छोटी होगी, सीधी सी बात है, वो स्मॉल स्केल में होगी। और अगर आपकी इंडस्ट्री बड़ी है तो आप कैपिटल भी वैसे ही इन्वेस्ट करना होगा, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होगा, करोड़ में। कोई क्या करता है, कोई 10 करोड़ मतलब इन्वेस्ट करता है, लेकिन आधा आधा करके, कोई एब्रप्टली, ठीक है, तो वो हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देन ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। पहला है जैसे कि पब्लिक सेक्टर, जिसमें मैंने आपको बोला था जिसको हेड करता है खुद गवर्नमेंट। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो वो किसी इंडिविजुअल के हाथों ऑपरेट किए गई इंडस्ट्रीज होती है, जो खुद की इंडस्ट्री होती है। दूसरा होता है जॉइंट सेक्टर, जहाँ इंडिविजुअल और स्टेट दोनों मिलकर कोई इंडस्ट्री चलाते हैं। देन इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, तो वहाँ के ओनर वो खुद होते हैं, यानी वर्कर वगैरह, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, तो वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो खुद ही ओनर होते हैं, खुद ही रॉ मटेरियल भी लाते हैं, बनाते भी खुद है और बेचते भी खुद है, और प्रॉफिट लॉस वो सारी चीजें खुद देखते हैं, ठीक है। सो जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल है ओनरशिप, जो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप है उसमें बीएचईएल का एग्जांपल दिया गया है।
सो पब्लिक सेक्टर की एग्जांपल है जैसे BHEL, SAIL, तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसको गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी की है जैसे कि बजाज ऑटो लिमिटेड है, टिस्को है, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर की यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर की जो है जैसे कि महाराष्ट्र केरला में शुगर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो वहाँ पे जो वर्कर्स है, जो फार्मर्स है, वो एक्सट्रैक्ट भी खुद करते हैं शुगर, और जहाँ पे भी जरूरत है जैसे कि कोक की फैक्ट्री में ले जाना है तो वो खुद ही करते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। एंड ये जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रॉ मटेरियल किस तरह का है, तो वहां पे भी हम इंडस्ट्रीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट इंडस्ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक गुड्स बना रहे हैं छोटे मोटे जैसे फैन वगैरह, तो वो लाइट इंडस्ट्रीज कहलाएगी। अब अगर हम कोई व्हीकल बना रहे हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह, ट्रक के पार्ट्स वगैरह, तो वो हेवी इंडस्ट्रीज कहलाएगी क्योंकि उसमें आयरन और स्टील का इस्तेमाल होता है। समझ आया? तो ये एग्जाम्पल्स थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम मुझे कल एक क्लास अटेंड नहीं करनी है क्योंकि कल से उनको है ना एग्जाम, तो मेरे ब्रदर को कल एग्जाम है इसी टाइम पे, तो इसीलिए मैंने कल कर सकती अटेंड। ठीक है, कोई नहीं। आप लोग लीव कर सकते हैं, आपकी अटेंडेंस हो गई। ओके मैम। ओके मैम।
आपको कोई क्वेश्चन है सना?